जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, एग्ज़ाम से पहले हम एक और टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं और एग्ज़ाम का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, इस पेपर का हम सेक्शन ए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, किसे जाना जाता है? अब्दुल गफर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स, कौन थे पहले भारतीय? सत्यजीत रे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। निम्नलिखित में से किसे सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, रेयन जो होता है उसे सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए, सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 0, 0 के बाद 3, इसके बाद 8। तो अगर हम यहाँ पर देखें, 0 में कितना नंबर अगर आप जोड़ोगे 3, तो 3 मिलेगा। 3 में कितना नंबर जोड़ोगे? 8 मिलेगा। 5, 8 में कितना नंबर जोड़ेंगे? 7। इसी तरह से 15 में कितना नंबर जोड़ेंगे? 9। इस तरह से ऑड ऑड नंबर जुड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर 24, 24 में कितना है? अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 35। इसी तरह से 35 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 5 और 2 7, 3 और 1। इसी तरह से अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5, 3 8 और 3 और 1 4। तो कितना मिला? 48। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48। यहाँ पर ऑड ऑड नंबर जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं और नया नंबर मिलता जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम इफ़ द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक इज़ 1:30। तो ये घड़ी है, घड़ी में 1:30 हो रहा है इस तरह से। तो इसकी जो मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब है वो आपको बताना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स? ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब कितने बचेंगे? 10:30 लगभग घड़ी में बजेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको करने का एक ट्रिक भी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा क्लॉक में, उसमें हम देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर ऑप्शंस। वह विकल्प चुने जो अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। तो अगर हम इन सारे नंबरों को फ्रेंड्स देखें और इनको अगर हम डिवाइड करें, तो अगर इसको ये कौन से नंबर से 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ऑब्वियसली 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 20। ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। और इस नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से और इसको भी डिवाइड करोगे और इसको भी डिवाइड करोगे, तो ये तीनों नंबर क्या है? 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इन सभी में से जो अलग नंबर है, वो डिफरेंट नंबर है, वो कौन सा हुआ? ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए ई सी की वैल्यू 9 हो तो के एल पी की वैल्यू आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने सारे अल्फ़ाबेट के लिए सिर्फ एक ही नंबर दिया हो तो वो कैसे मिला होगा? इन सभी का सम करके इनकी जो नंबर वैल्यू है, जैसे ए 1 पे होता है, ई कितने पे होता है? 5 पर होता है और सी 3 पर। तो 5 6 7 8 और 1 9। इन सभी का जो सम करेंगे, हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9। और फ्रेंड्स, मैं अल्फ़ाबेट के लिए जो ट्रिक्स है, कैसे उनको उनके नंबर याद करना है, उसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ मैथ्स का, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो और इसकी जो ट्रिक है उसको, इसके ट्रिक को आप सॉल्व कर सकते हो कि कैसे ये अल्फ़ाबेट से नंबर आते हैं। इसी तरह से अगर हम के लिए देखें, जैसे मैं एक ट्रिक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। जैसे पी की वैल्यू कितनी होगी मुझे याद नहीं है, मैं 1 से काउंट करूँगी, पी तक आऊँगी, तो इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है। तो पी के लिए, पी की शॉर्ट ट्रिक ये है कि पी प्रिंस होता है। तो प्रिंस कितना है? प्रिंस है जो कि 16 साल का। तो इसके लिए कौन सा नंबर आएगा? 16। और पी के जस्ट पहले क्या आएगा? एल। के और एल दोनों क्या आते हैं? पी के पहले ही आते हैं। और एल की भी ट्रिक उसमें देख लेना आप क्या है। एल के लिए जो नंबर होगा वो 12 होगा और के एल के जस्ट पहले आता है, तो इसके लिए 11। अब 11 12 और 16 इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9 और 1 2 3। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? 39। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट अ मिरर इन फ्रंट ऑफ क्लॉक एंड क्लॉक शोज द टाइम 5:40, देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम इन द मिरर। घड़ी के सामने शीशा लगाओ और घड़ी का जो 5:40 का समय है बताती है, तो आईने में उसका समय कितना प्रतिबिंब होगा, मतलब कितना दिखेगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगी। तो इसके लिए ट्रिक फ्रेंड्स ये होती है
कि रियल टाइम प्लस मिरर टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं। देखिए 24 घंटे, ये फॉर्मूला कैसे बनाए फ्रेंड्स कि जो आपका रियल समय होगा और उसमें मिरर समय अगर आप जोड़ दोगे तो दोनों समय मिला के 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर रियल टाइम कितना दे के रखा है 5:40। मिरर टाइम आपसे पूछा है, इसको मैं एम से डिनोट कर देती हूँ और इसको 24 की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो 23:60। 23:60 भी क्या होता है 24 ही होता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन के लिए इजी पड़ जाता है, इसलिए इसको मैं इसमें लिख देती हूँ। अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये 5:40 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 0, ये 2 और ये कितना मिलेगा 18, और 18 क्या होता है 6, मतलब कितना समय होगा मिरर में 6:20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6:20 होगा। अब यहाँ पर क्या है कि मिस प्रिंट हो गया, ये 6:40 की जगह क्या होगा 6:20, दो जगह 6:40 प्रिंट हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन फर्स्ट। चलिए सेक्शन सी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है किसका, फिजिक्स का। क्वेश्चन दिया गया है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैल्यू भूल नहीं जाना आपको, लास्ट में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर इज वर्चुअल देन द मिरर इज। यदि गोली दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी है तो दर्पण कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसका जो आंसर है कन्फ्यूजिंग है, इसका मैक्सिमम आंसर लोग गलत करके आएंगे ही। क्यों, क्योंकि जो इन्होंने क्या पूछा है कि प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए। अब आभासी प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो उत्तल दर्पण है कॉन्वेक्स मिरर, उसमें हमेशा आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज ही, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही, आभासी इमेज ही बनेगी। लेकिन कॉन्केव कोई कोई सी पोजीशन पे आभासी जो प्रतिबिंब है बनाता है। अब इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है कि ऐसा दर्पण बताइए कि जो हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनाए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे फ्रेंड्स कि हमेशा प्रतिबिंब जो आभासी बनाता है, तो आपको टिक करना होगा कॉन्वेक्स मिरर पे यानी कि उत्तल दर्पण पे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ऐसे ही पूछा है कि गोली दर्पण द्वारा बनाएगा प्रतिबिंब आभासी, तो दर्पण कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर सी होगा, आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव, या तो उत्तल होगा या अवतल होगा, क्योंकि दोनों ही आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर हमेशा का पूछा जाए तो आपको आंसर टिक करना होगा उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमेटिक एब्रिएशन इन लेंसेज इज कॉज ड्यू टू। लेंस में रंगीन विपथन किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स जो रंगीन विपथन की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा, लेंस में ही होती है, मिरर में कभी नहीं होती है। और लेंस में होती है तो ये क्या होती है, तो फ्रेंड्स जब भी जो प्रकाश है लेंस से गुजरता है तो वो क्या होना चाहिए, एक बिंदु पर आके मिलना चाहिए और यहाँ पर हमारी क्या होगी, इमेज बनेगी। लेकिन क्या होता है कि जो प्रकाश के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, वो तो उनके जो इमेज है वो भी अलग अलग पॉइंट पे बनेगी, एक की यहाँ बनेगी, एक की यहाँ बनेगी, एक डिफरेंट टाइप पोजीशन पर इमेज बनेगी, तो उसे कहा जाता है रंगों का विपथन। और ये किसके कारण होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकाश जो होता है, अलग अलग प्रकाशों की जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्बडा, वो अलग अलग होती है, जिसके कारण इनका जो इमेज है वो अलग अलग पोजीशन पे बनेगी। तो सबसे पहले किसकी बनेगी, बैंगनी की, क्योंकि उसकी जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए सबसे पहले उसकी इमेज बनेगी, फिर लाल की बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये प्रॉब्लम होती है इसे कहा जाता है विपथन। तो ये किसके कारण होती है, तो ये जो होती है डिस्पर्शन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। साधारण सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे लेंस का उपयोग करना है जो कि क्या होगा, उसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाए। तो कौन सा लेंस बड़ी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm 4 ohm एंड 8 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज़ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2 ohm है, ये 4 ohm और ये 8 ohm, ये 3 प्रतिरोध है और ये समांतर एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। समांतर में जब रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, तो उनका जो फॉर्मूला होता है आप सभी को याद होना चाहिए। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है, जितने भी रेजिस्टेंस समांतर जुड़े हुए हैं उनको इस तरह से जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। R1 की 2 दे के रखिए, 1/2 + 1/4 + 1/8, यहाँ पर आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 8, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 4 दूना 8 और ये 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7/8, ये आएगी 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू। लेकिन हमें r इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे तो 8/7, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम नेग्लिजिबल, किस तापमान पर गैसों का जो आयतन है वो नगण्य हो जाता है। तो कौन सा तापमान होता है फ्रेंड्स, वो 0 डिग्री केल्विन। केल्विन ध्यान रखना, सेल्सियस नहीं होता है। राइट द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम बताइए। तो पृथ्वी की जो मुख्यतः 3 परतें होती है, उसके बाद जो 3 परतें होती है वो सब परतों में डिवाइड होती है। तो ये होता है क्या, कोर। उसके बाद क्या आता है, मेंटल, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, क्रस्ट। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर हुई वो कौन सी हुई फ्रेंड्स, क्रस्ट। ये 3 मेन लेयर होती है, उसके बाद इनको भी सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिन लिथोस्फेयर, इस तरह से इनके नाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तापमान वृद्धि के साथ एक तरल का जो सतह का तनाव होता है उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो जैसे तापमान बढ़ता, ध्यान रखना है फ्रेंड, जो सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर का क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, घटता है। सरफेस टेंशन की कभी कभी वो ऐसा यूनिट भी पूछ ली जाती है। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब न्यूटन पर मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होगी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितना होता है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर एस, एक माइक्रोन से सेंटीमीटर में संबंध क्या होता है। 1 माइक्रोन और सेंटीमीटर में रिलेशन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो कितना होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ऐसा यूनिट का एक ना एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा, तो सारी ऐसा यूनिट पढ़ के जाना है आपको। एम्पियर किसकी होती है फ्रेंड्स, ऐसा यूनिट, करंट यानी कि धारा की। बिग बैंग थ्योरी इज इंडक्टिव ऑफ, बिग बैंग थ्योरी किसका संकेत है। तो फ्रेंड्स बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार होता ही जा रहा है, मतलब एक्सपांडिंग यूनिवर्स। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो फ्रेंड्स अमीटर में से क्या होता है, अमीटर का काम आप सभी को पता है, धारा को मापने का काम होता है, मतलब उसमें से धारा प्रवाहित होनी ही चाहिए, कोई उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर रुकावट आएगी तो फ्लक्चुएशन होगा और करंट की जो वैल्यू है वो गलत आएगी। इसलिए इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए फ्रेंड्स वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि उस धारा का सही सही मान हमें पता चल जाए। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, धारा मापने के लिए अमीटर या वोल्टमीटर में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अमीटर का उपयोग करते हैं, और वोल्टमीटर वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर का भी प्रतिरोध पूछ लिया जाता है, तो इसका इनफाइनाइट माना गया है। तो वोल्टमीटर का इनफाइनाइट होता है और अमीटर का 0, आदर्श प्रतिरोध। वाई इज रेडिएटर रिक्वायर्ड इन अ मोटर कार, मोटर कार में रेडिएटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सभी को पता होगा, उसके इंजन को ठंडा करने के लिए, इंजन के तापमान को कम करने के लिए, फॉर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंजन। व्हेन चार्ज क्रिएट्स ऑन अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ नियर बाय मटेरियल इट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय, जब आवेश के पास सामग्री पर विपरीत विद्युत आवेश उत्पन्न करता है तो ये चार्जिंग क्या कहलाती है। मतलब इस तरह से हम प्लस आवेश देते हैं और अपोजिट साइड पे इसका अपोजिट जो चार्ज है वो उत्पन्न हो जाता है, तो ये जो मेथड होती है अपोजिट चार्ज को क्रिएट करने की, उत्पन्न करने की, इसे क्या कहा जाता है, इंडक्शन, यानी कि प्रेरकत्व या कि प्रेरण। चलिए सेक्शन डी जो कि मैथ्स का है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया ऑफ हेक्सागोन हुज वन साइड इज 2 मीटर, एक षटभुज का क्षेत्रफल, षटभुज इस तरह का होता है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है जिसकी एक भुजा 2 मीटर की होती है। तो षटभुज की सारी भुजाएं, 6 भुजाएं होती है, वो सारी क्या होती है, समान होती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, आपने ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है एरिया का वो पढ़ा होगा, वो कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला याद होगा ही एक त्रिभुज का। लेकिन इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो षटभुज का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3 डिवाइड बाई 4, और साइड कितनी देखी रखी, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आंसर मिलेगा, 6√3 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 3850 मीटर स्क्वायर इज, व्यास पूछा गया है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे के रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई स्क्वायर याद हो ही गया होगा, जो कितना होता है 3850। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं है, 3850, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पंजा 55, 350, और ये इसको अगर हम कैंसिल आउट नहीं करते हैं अभी
2 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 10। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो 2 5 ज़ा 10। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, ये 7 भी इधर चला जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5। तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 इंटू 5 यानी कि 35। ये तो आर मिला, लेकिन हमें व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी कि 2 इंटू 35, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 7 70 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड रिजल्ट नोटेड डाउन, पॉसिबल नंबर ऑफ रिजल्ट विल बी। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसका परिणाम नोट कर लिया जाता है, संभावित संख्या परिणामों की आपको बतानी है। तो जब भी सिक्के को फ्रेंड्स उछाला जाता है तो 2 की पावर में उसका आंसर हम लिखते हैं। तो कितनी बार उछाला, 3 बार उछाला तो 2 की पावर 3 करते हैं, अगर 2 बार उछालते तो 2 की पावर 2 करते। जितनी बार उसको उछालेंगे उसकी पावर उतनी हम कर देंगे। तो यहाँ पर 3 बार उछाला है, इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए या फॉर्मूला समझ लीजिए। 2 की पावर 3 8। इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आप बस इतना याद रख लीजिए, 2 की पावर 3 आपको करना है, सिक्के के मैटर में ही ये। तो कितना आएगा यहाँ पर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइन 49 डिवाइड बाय कॉस 41 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम साइन 49 को इस तरह से ब्रेक कर दें कि 90 माइनस 41 करें तो ये 49 होता है, डिवाइड में कॉस 41 है। और मैंने बताया था, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो उसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा किस तरह से ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये फर्स्ट 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कि पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में सभी जो साइन कॉस टेन होते हैं सभी की वैल्यू क्या आती है, प्लस आती है। तो ये तो हमें प्लस मिलेगा। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर साइन आएगा, कॉस आएगा, तो 90 270 इनके केस में जो है साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और थीटा कितना है 41, तो कॉस 41 यहाँ पर मिलेगा। और ये कॉस 41, कॉस 41 से 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी मिलेगी हमें इसकी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको वैल्यू दे के रखी है, इसकी वैल्यू आपको एवेल्यूट करना है, फाइंड करना है। तो ये कितना है 0.75 है, 2 बार लिखा तो मैं स्क्वायर कर दूँ, माइनस लगा है माइनस लगा दिया, 0.225 का स्क्वायर कर देती हूँ क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में 2 बार है, डिवाइड में 0.75 माइनस 0.225। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर हम 0.75 एक बार प्लस कर देंगे, इसको मैं 0.225 कर देती हूँ, 0.75 माइनस 0.225, और ये 0.75 माइनस 0.225, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने का तरीका यहाँ पर क्या है, ये 075 है, ठीक है, यहाँ गलत लिख दिया। ये ऐड करने का ध्यान रखें, किस तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपको, इस तरह से नंबरों को ऐड किया जाता है। पॉइंट के भले नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, अगर एडिशन नहीं आता है तो। ये 5 5 10 हो जाएगा, ये 7 प्लस 3 भी 10 हो जाएगा, कैरी 1, ये 3 हो जाएगा, 0.3 इसका आंसर हमें फाइनली मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की वैल्यू आपको दे के रखी है और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर x दिया है, तो हम 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो 1/x क्या होगा, 1/3 माइनस 2√2। जब भी 1 मैंने बताया है कि 1 में अंडर रूट दे के रखा हो तो इसको आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल लगाना है, मतलब ऊपर वाले साइन नीचे वाले साइन से उल्टा साइन, ये माइनस है तो इसका अपोजिट साइन क्या करेंगे, प्लस, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और उससे आपको डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी 3 + 2√2, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये इंटू में 2। फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 + 2√2, ये हो जाएगा 8 8 9 माइनस 8 करेंगे 1 मिलेगा, तो 1 लिख नहीं लूँ। ये वैल्यू मिल गई 1/x के। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, माइनस लगा है, तो हम क्या करते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कितनी आएगी, 3 - 2√2, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 3 + 2√2 को, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 3 × 2√2 माइनस 3 - 2√2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर 4√2, ये माइनस का 4√2 मिलेगी किसकी, x - 1/x की वैल्यू।
तो फ्रेंड्स ये तो मिली हमें x माइनस 1/x की वैल्यू, लेकिन अभी हमें वैल्यू किसकी पूछी है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। x माइनस 1/x इसका क्यूब और इसका क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है x माइनस 1/x का जो होल क्यूब है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x माइनस में a माइनस बी। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। हमें पता है हमने वैल्यू निकाल ली है x माइनस 1/x की -4√2, वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 4√2 इसका क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, ये इसके इंटू में है, इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है -4√2। अभी हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, और माइनस का आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, तो ये माइनस का माइनस ही होगा। और ये 2 की पावर, ये हो जाएगा √2, 2√2 मिलेगा। ठीक है, आगे इसको और सोल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 12√2, और ये हो जाएगा फिर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, 2 छंकी 12, माइनस 128√2, और ये माइनस हो जाएगा 12√2। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, -140√2। तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर क्या मिलेगा, ये माइनस नहीं मल्टीप्लाई में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 9, 14, 90, 25, 29, 34, 39 ओनली वन नंबर इज़ इनकरेक्ट। एक नंबर गलत है, वो आपको इस श्रृंखला में ढूंढना है। तो 9 के बाद हमें 14 कैसे मिला, अगर हम सबसे पहले प्लस ही करते हैं, कोई से अपन अगला नंबर पता करना हो तो हमें प्लस करना होगा। तो 9 में कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो 9 10 11 12 13 14 मिलेगा। 14 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 19 मिलेगा, और 19 में अगर आप 5 प्लस करोगे तो आपको मिलना चाहिए 24, लेकिन यहाँ पर तो है 25। 24 में हम प्लस 5 प्लस करके देख लीजिए 29 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। इसी तरह से 34 और 39 भी मिल जाएगी। तो करेक्ट नंबर कहाँ पे गलती हो रही, 25 पे। इन्होंने पूछा है श्रृंखला में गलत नंबर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 3x माइनस 9, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से नंबर दिए हों और एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों नंबरों को सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे पहला नंबर हम लिखते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, कॉमा लगाती हूँ, दूसरा नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है 5, तो ये क्या हो जाएगा x² और 9। आगे और भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ से x² -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है x माइनस 3 5, और ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना बता देती हूँ। अगर एचसीएफ पूछा होता है इस क्वेश्चन में तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों नंबरों में जो कॉमन नंबर आ रहा है कौन सा, x माइनस 3, वो होता है आपका एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ नहीं है, अगर पूछ लिया जाए तो मैं बता दिया। एलसीएम पूछा है, एलसीएम को क्या करना है, इसमें कौन कौन से नंबर अनकॉमन है वो आपको लिखना है। जैसे 3 इंटू 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, x माइनस 3, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखना है। जैसे x माइनस 3 तो x माइनस 3 एक ही बार लिखा, और x प्लस 3, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 5 3 15, हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 9। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ मैन डिस्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ इक्वली अमंग हिज फ्रेंड्स। इफ़ देयर हैड बिन 5 मोर फ्रेंड्स ईच वुड रिसीव 1 रुपीज़ लेस। तो फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है कि एक आदमी ने अपने फ्रेंड्स को 100 रुपये बांट दिए। तो मान लिया हमने उसके कितने एक्स फ्रेंड थे। अब उसने कहा है कि 5 और फ्रेंड्स अगर आ जाते हैं तो सभी को 1-1 रुपये कम मिलेंगे। तो इसकी इक्वेशन बनाने का सबसे ईजी तरीका ये है कि कितने हैं, 100 रुपये हैं, कितने में बांटे उसने, मान लिया हमने एक्स फ्रेंड में बांट दिए। अब माइनस लगाएंगे क्योंकि उन्होंने पूछा है कि लेस दिया इसलिए माइनस लगा दिया। फिर वही 100 रुपये, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, 5 फ्रेंड बढ़ गए हैं, और यहाँ पर 1 लिख रही हूँ क्योंकि 1 रुपया कम मिलेगा। इस तरह से इक्वेशन बनानी होगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 100x प्लस 500, ये हो जाएगा माइनस 100x, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 500
इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ऐसा नंबर ब्रैक ढूंढेंगे जिसको प्लस माइनस करने पर 5 मिले, मल्टीप्लाई करने पर 500। तो कौन से दो नंबर होंगे, 20 और 25। तो हम यहाँ पर लेंगे 25x माइनस 20x, माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। इसमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस 25 बचा, इसमें से माइनस 20 कॉमन ले लिया, x प्लस 25 मिला, यहाँ से x प्लस 25 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 20। अब दो वैल्यू आएगी, एक तो ये माइनस का 25 मिलेगा और एक प्लस का 20 मिलेगा। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, जो प्लस की होगी, क्योंकि जो चीज़ें होती है वो नेगेटिव कभी नहीं जाती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम पैकेट ऑफ सर्टेन सीरियल कॉस्ट 7.55, वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg ऑफ दिस सीरियल्स। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि जो 100 ग्राम है पैकेट अनाज का, उसकी कीमत कितनी है, 7.55 रुपये। तो 1 ग्राम की अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 ग्राम की कितनी होगी, 7.55 डिवाइड बाई 100। अब इन्होंने पूछा है 2.5 kg, 2.5 kg में कितने ग्राम होंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, आधे किलोग्राम में कितने, 500 ग्राम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कितने मिलेंगे, 2500 ग्राम। तो ये 2500 ग्राम इज इक्वल टू 7.55 डिवाइड बाई 100। तो 1 ग्राम का इतना है तो 2500 ग्राम का कितना होगा, उसमें 2500 का आप मल्टीप्लाई कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, और ये पॉइंट हटा के यहाँ पर वैल्यू भी लिख देती हूँ मैं, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, फिर 4 8 32, 4 7 28। तो समथिंग 188.7 इसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये इक्वेशन दी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20, 20 में 28 में 20 जोड़ेंगे तो 38, 48, और 48 में से फिर माइनस कर दो 20, तो हमें कितना मिलेगा, 10 माइनस करेंगे 38, फिर 10 माइनस होगा तो कितना मिलेगा, 28, और 28 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ लेस देन 4 विच विल बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट, कथन सही होगा अगर x की वैल्यू 4 से कम है। तो x की वैल्यू 4 से अगर कम हुई तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2x, और ये हो जाएगा 8, और साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन में कोई चेंज नहीं आना है। तो इक्वेशन हमें मिलेगी फाइनली कितनी, 2x इज़ लेस देन 8। अब यहाँ पर 2x इज़ ग्रेटर देन 8 है तो ये तो हो नहीं सकता। 2x इज़ लेस देन 7, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 7 और 6 वहाँ पर वैल्यू कोई है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 हो तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो 0 -1 + 8 तो कितना मिल जाएगा, 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस कितनी दे के रखी है, 3600, और प्रॉफिट आपको दिया है 600 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, वो होता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। और SP माइनस CP को आप क्या बोल सकते हो, प्रॉफिट भी बोलते हो, प्रॉफिट भी लिख सकते हो। इस तरह से भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। इसके लिए हमें चाहिए CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जिसमें उसने खरीदा था, वो खरीदी मूल्य कैसे निकालेंगे। हम सभी को पता है प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य तो दिया है इन्होंने 3600, क्रय मूल्य नहीं दिया है, और ये प्रॉफिट दिया है 600। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो CP कितना मिलेगा, 3000 रुपये। अब CP 3000 रुपये मिल गया, हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, तो कितना मिला, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ टाइन इज 64,000 विद एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 10%, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years। इस तरह के क्वेश्चन पूछे हो पॉपुलेशन के तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके जैसा ही होता है। एंड जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है तो हमें लिखना है यहाँ पर कितना, जो आपको वैल्यू दे के रखी है कितनी है, 64,000 इंटू 1 प्लस कितना परसेंट है, 10 डिवाइड बाई 100। और यहाँ पर 3 साल के बाद में पूछी है इसलिए प्लस का 3 लिखेंगे। अगर 3 साल के पहले पूछते तो यहाँ पर -3 हो जाता, और यहाँ पर
कमी होती तो यहाँ पर माइनस लगा देते। इस तरह से ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 64,000, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे 64,000, 11 का 3 क्यूब क्या होता है याद कर लीजिए 1331 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। 64 का 131 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी 85184। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए सेक्शन ई जो कि केमिस्ट्री का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है द फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह कौन सा है फ्रेंड्स CHO, और अल्कोहल का पूछे तो OH, और एसिड ये किसका है एसिड का है, तो एसिड का पूछे तो COOH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम इज केप्ट इन, पोटेशियम को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स पोटेशियम हो या सोडियम हो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको कहाँ पर केरोसिन ऑयलिंग मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पानी के साथ रिएक्शन करके अमोनिया और अल्कोहल सभी के साथ ये रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त को क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना आवर्त कहते हैं। तो इन्हें पहला दूसरा और तीसरे नंबर में पूछे तो तीसरे नंबर में फ्रेंड्स कितने होते हैं 8 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, ये कितने होते हैं 8 तत्व इसमें होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर कंटेंट SS बॉन्ड, निम्नलिखित में से किसमें सल्फर के ऑक्सी एसिड में SS बॉन्ड होते हैं H2SO6, यहाँ पर 6 है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है इसमें होते हैं, और यहाँ पर क्या है H2SO2, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स कार्बन मौजूद है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद है, लेकिन जो Hc है वो मौजूद नहीं होता है, क्योंकि सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये 2 ग्रहण करेगा ना कि 6 देगा। इसको 6 देना भारी पड़ जाता है, 2 से लेना ईजी हो जाता है, इसलिए ये SH नहीं बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट। चीफ और ऑफ आयरन, इस लोहे का प्रमुख जो अयस्क होता है चीफ और कौन सा होता है हेमेटाइट। विच इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का अपरूप कौन सा है फ्रेंड्स हीरा। बोथ मीथेन एंड इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिंगल स्टेप बाय यूज ऑफ, तो मीथेन और इथेन दोनों एक ही चरण में किसके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे C2H2 है और ये C2Br है, ठीक है। कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट होंगे, तो फ्रेंड्स CH2Br की हेल्प से आप कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके मीथेन बनता है सबसे पहले, और मीथेन की ड्राई सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करके आप क्या बना सकते हो इथेन, यानी कि C2H6, ये 1 स्टेप में बन जाएगा। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आप इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है मीथेन, दूसरे स्टेप में इसमें इथेन बनेगा, दोनों ही बन जाते हैं एक ही रिएक्शन के द्वारा। और कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर Br की जगह पे आपको I भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पे 2 नहीं 3 है, CH3Br और CH3I, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है अगर आपको यहाँ पर Br की जगह CH3I भी दे के रखे तो वो भी करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आधार बेसेस और अल्कली आर सोल्यूबल इन वाटर, alkalis are soluble in water but all the bases are not, bases are soluble in water, all alkali are not, CH2OH is base because it has OH group। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, alkalis are soluble in water but bases are not, क्षार पानी में घुलनशील होते हैं लेकिन सभी क्षार नहीं होते, कुछ कुछ ही सॉल्युबल होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इज एडेड टू वाटर रिएक्शन इज, जब पानी में अमोनियम नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला सबसे पहले आपको बता दूं NH4NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम नाइट्रेट को जब पानी में घोला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है, तो ठंडा फील होने का मतलब ये है कि ये क्या है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और ऊष्मा को जो अवशोषित करने की प्रतिक्रिया होती है वो कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है,
एंडोथर्मिक जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और ऊष्मा जिसमें रिलीज़ होती है, जिसमें रिएक्शन से रिलीज़ होती है, उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए पूरे 50 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अगर आप, और ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, अगर आप इसमें से कोई से भी टॉपिक एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जीके भी मिल जाएगा, जीके के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स के और साइंस के, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कंबाइंड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग इन प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनको देखिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।